मतलब सरकार का क्या प्लानिंग है, क्या समझ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई कंसर्न नहीं है, कोई समझ नहीं है। हिट एंड रन का गेम आम जनता के साथ ये सारे खेल रहे हैं और उसका ये रिजल्ट हो रहा है जो हो रहा है। पेंडेमिक ने हमें ये समझाया है कि आप प्राइवेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। देश जो है प्राइवेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो एजुकेशन का मामला है, चाहे हेल्थ का मामला है। इसलिए आपको अपना हेल्थ सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से जनता को जो है ना आप प्राइवेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड मत करें। अभी हम देखते हैं कि कोर्ट्स में आके जो है सरकार ये कहने लगती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहां से इलाज करें। तो कोर्ट भी, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल राइट है ना स्टैट्यूटरी का राइट है, इसलिए कोर्ट भी उनको कंपेल नहीं कर पाती है कि व्यक्ति का जितने रुपए का भी इलाज हो वो आपको करना पड़ेगा। अगर राइट टू पब्लिक हेल्थ होता तो आपको अपने इलाज के लिए अगर सरकार आपको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं देती, फैसिलिटीज नहीं देती, तो आप एज ए राइट कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ आदेश ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। कोविड के प्रकोप और कह सकते हैं भयंकर प्रकोप को हम लगातार देख रहे हैं। 3 लाख से ऊपर के संक्रमण के मामले आ रहे हैं और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो करीब करीब पूरे देश में बिल्कुल चरमराई हुई सी लग रही हैं। ना ऑक्सीजन मिल रही है टाइम से, ना मेडिसिन मिल रही है और बेड, हॉस्पिटल में बेड भी नहीं लोगों को मिल रहे हैं। शमशालों में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से डैमेज नजर आ रही है। हालांकि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई। कई राज्यों के हाई कोर्ट ने इस पर अपनी सू मोटो कॉग्निजेंस स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। निश्चित रूप से आज हमारा मुद्दा ये है कि राइट टू हेल्थ, जो हमारे जीवन जीने के अधिकार है, उसमें राइट टू हेल्थ का कितना बड़ा रोल है और आम आदमी को, जहां तक स्वास्थ्य मामलों का सवाल है, आम आदमी को अधिकार क्या मिले हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ गए। मैं सबसे पहले आपको परिचय करा दूं। आप अशोक अग्रवाल साहब हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही करीब 4 दशक का बड़ा अनुभव है। आप एक तरह से एक्टिविस्ट भी हैं क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर अशोक जी लगातार बड़ा काम करते आ रहे हैं। तो अशोक जी, लीगल रिपोर्टर में एक तो आपका स्वागत है और मुझे सबसे पहले थोड़ा सा आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट न्यूमरस जजमेंट में आपको यहां पर कोट कर दूंगा, मैं भी कई जजमेंट्स अभी देख रहा था। राइट टू हेल्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार बातें कह चुका है, लेकिन आज जो कोविड की स्थिति है वो कह सकते हैं कि नागरिक को जो अधिकार है स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का, वो बिल्कुल डैमेज सा दिख रहा है, खत्म सा दिख रहा है। नहीं, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसले और जो लॉ में कोडिफिकेशन होता है, ये दो में गड़बड़ है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 47 कह रहा है कि हर एक का हेल्थ जो है वो स्टेट जो है वो प्राइमरी हेल्थ इंप्रूव करेगी, मतलब। और उसके अलावा कोई राइट, कहीं भी राइट टू हेल्थ को उन्होंने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं डाला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, स्पेसिफिकली नहीं डाला है। और उसमें लॉ में अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेल्थ है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई लॉ भी नहीं बना सकती, सिर्फ स्टेट्स बना सकती हैं। अब दुख की बात यह है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने साल आजादी के हो गए, कोई भी राज्य ने, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने राइट टू पब्लिक हेल्थ नहीं बनाया। मतलब किसी राज्य ने नहीं बनाया, पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने
राइट टू पब्लिक हेल्थ नहीं बनाया। मतलब एक तरीके से कोई स्टेचुटरी राइट किसी को नहीं दिया, और उसका उसका एक कारण हमें समझ में आता है। और जो हमने दिल्ली के पुराने जो थे हेल्थ मिनिस्टर और जो नए हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे दोनों से जब बात करी हमने राइट टू पब्लिक हेल्थ की, तो दोनों का एक ही जवाब था कि इसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा कहाँ से देंगे। और दूसरा ये कि हम कानून बना देंगे तो लोग कोर्ट चले जाएंगे हमारे खिलाफ, तो हम मतलब संकट में आ जाएंगे, इसलिए हम कानून नहीं बनाना चाहते। ये उनका एक समझ है। अब ये कानून ना होने से क्या है कि लोगों के पास एक तरीके से ना तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना स्टेचुटरी राइट है। तो एज ए लीगल राइट अगर हम बात करें तो लीगल राइट नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर हम जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लगातार फैसलों में कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है उसका एक डिग्निफाइड लाइफ होगा, और डिग्निफाइड लाइफ के लिए उसका जो राइट टू हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गवर्नमेंट की, राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी लाइफ को प्रिजर्व करे। अगर वो किसी अस्पताल में जाता है तो उसको वो एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हैं, उसका इलाज करना पड़ेगा उसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ एक दो फैसले ऐसे हैं इसी के अंदर कि जो कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो स्टेट करेगा, ऐसे भी है। और जो आर्टिकल 47 भी है वो भी यही कहता है कि सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। तो आप मतलब अगर उस जजमेंट्स को भी लेके कुछ कदम चलते हैं तो फिर उसमें अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल जो जिगजैग है, जो है जगलरी जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें फंस जाएंगे आप। अभी भी हम देखते हैं कि कोर्ट्स में आके जो है सरकार ये कहने लगती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहां से इलाज करें। तो कोर्ट भी, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशनल में फंडामेंटल राइट है ना स्टेट्यूटरी का राइट है, इसलिए कोर्ट भी उनको कंपेल नहीं कर पाती है कि व्यक्ति का जितने रुपए का भी इलाज हो वो आपको करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब हम लॉज की बात करते हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, ईएसआई एक्ट है, अच्छा, 1947 का। और ये है बेसिकली जो फैक्ट्री वगैरह में वर्कर्स काम करते हैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह के ऊपर है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आज की तारीख में 2 करोड़ लोग जो है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इंश्योर्ड पर्सन है, मतलब इसके साथ इंश्योर्ड है। और जो उनकी फैमिली को हम जोड़ लेते हैं तो 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसके अंदर कवर्ड है। ये एक ऐसा स्टेट्यूटरी लॉ है जहां पर जो है वो जो इंश्योर्ड पर्सन है या उसकी फैमिली जो डिपेंडेंट है, वो लोगों को कोई ट्रीटमेंट लेना हो तो उसके ऊपर कितना भी खर्चा करना पड़ेगा वो ईएसआई को करना पड़ेगा। और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमने जो है रेयर डिजीज के केसेस में किए हैं, जहां पर लगभग 5 से 7 लाख रुपया हर महीने उस पेशेंट का खर्चा है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि ईएसआई को देना पड़ेगा, और ईएसआई ने अल्टीमेटली इसको कंसीड भी किया कि हम रेयर डिजीजेस के केसेस के अंदर केस टू केस या सुपर स्पेशलिटी जहां पे है, जहां पे बहुत खर्चा है, उसको केस टू केस डिसाइड करेंगे और वो खर्चा हम करेंगे। तो अभी भी मैं कह सकता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आज 13 या 14 बच्चे देश के अंदर ऐसे हैं जो रेयर डिजीज उनको है, गौचर कहते हैं, MPS 1 कहते हैं, और उसमें लगभग जो ईएसआई है हर एक बच्चे पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 1 करोड़ के लगभग एक बच्चे पे 1 साल खर्च कर रही है, और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। ठीक है, ठीक है। मुझे अशोक जी ये बताइए, जो राइट टू पब्लिक हेल्थ की आपने बात कही, आपने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से मिले, पूरे देश भर में राज्यों को इसको लागू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे ये बताइए कि राइट टू पब्लिक हेल्थ में बहुत सारांश में कि क्या हमको ताकत मिलती, क्या अधिकार मिलते, और अगर राइट टू पब्लिक हेल्थ होता और ये कोविड की सिचुएशन होती तब हम कैसे अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाते? नहीं, अगर राइट टू पब्लिक हेल्थ होता तो आपको अपने इलाज के लिए अगर सरकार आपको बेसिक एम्यूनिटीज नहीं देती
फैसिलिटीज नहीं देती, तो आप एज ए राइट कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ आदेश ले सकते हैं। ठीक है। और अगर कोर्ट का आदेश ना माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो प्रॉब्लम्स होती हैं सरकार के लिए वो हो सकती हैं। लेकिन उसकी एब्सेंस में तो आप मतलब अधूरे ही है ना। जी जी, ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो इसीलिए राइट टू पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। और हम लोगों का ये कहना है शुरू से ही कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, और फिर इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको जैसे राइट टू एजुकेशन के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया, फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, और फिर एक नेशनल लॉ लाना चाहिए। अगर नेशनल लॉ आ जाता है तो फिर राइट स्टेट के राइट टू पब्लिक हेल्थ की जरूरत नहीं है। और क्यों राइट टू नेशनल लॉ क्यों लाना चाहिए? इसलिए लाना चाहिए कि आज की तारीख में अगर हम अपने राज्यों की हालत देखें तो अगर साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो वहां पे बेहतर है, वो अभी परफेक्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन बेहतर है। बाकी इधर नॉर्थ वगैरह के अंदर तो हालत बहुत ही खराब है। तो क्या है, अनइवन डेवलपमेंट है। स्टेट्स ने जो है कोई खर्चा किया ही नहीं है अपने राज्य के अंदर हेल्थ के ऊपर, वो तो यहाँ हुई है। अशोक जी, कोविड के दौरान, इलाज के दौरान वो तो देश भर देख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की हालत, राजधानी दिल्ली की हालत, आप उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तो चलिए मान के चलिए कि पॉपुलेशन ज्यादा है या उस तरह आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है। जब राजधानी दिल्ली में ये हाल हो रहा है कि गैस खत्म होने से 20-20 लोग मर रहे हैं। देखिए ये ऐसा है, देखिए ये जो प्रॉब्लम है हेल्थ की, चरमराई हुई स्थिति है जी। ये ऐसा नहीं है कि कोविड आने से ही मतलब हुआ है, ऐसा नहीं है, ये पहले से है। आपने भी देखा होगा यूपी के अंदर जो है वो कौन से अस्पताल में कितने कितने बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मर गए। और गोरखपुर की बात कर रहे हैं आप? गोरखपुर में ये नहीं कि एक ही साल मर गए, अगले साल फिर मरे, तीसरे साल फिर मरे, और ये घटनाएं होती रही। आपने देखा होगा कि कई डेड बॉडी को व्यक्ति अपनी वाइफ की डेड बॉडी को अपने जिस्म पे ले जाके, पीठ पे ले जाके कई कई दूर जो है जा रहा है, या हॉस्पिटल ला रहा है, कहीं रिक्शे में बैठा के, कहीं साइकिल पे बैठा के, कहीं गोदी में लेके। तो ये सब चीजें पहले भी थी और हालत पहले भी खराब थे। लेकिन यह है कि पहले जो गरीब लोग मरते थे, मतलब गरीब लोग इसके शिकार होते थे, तो वो कोई मुद्दा नहीं था। आज जो है हर एक शिकार हो रहा है, इसलिए ये आज मुद्दा बन रहा है, आज दिख रहा है ये। अशोक जी, मुझे ये बात बताइए, जो आपने बात कहा कि मैंने भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी जजमेंट पढ़े और जिसमें राइट टू हेल्थ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो होना चाहिए, राज्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने वो बात बिल्कुल क्लियर करी कि चूंकि ये सब्जेक्ट टू उनकी मॉनेटरी फाइनेंशियल कंडीशन पे है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती अशोक जी, कि जब बड़ी बड़ी रैलियां करनी होती हैं सरकार को, बड़ी मूर्तियां बनानी होती हैं, स्टैच्यू बनाने पड़ते हैं, अखबारों में विज्ञापन देने पड़ते हैं, वो फिर हजारों करोड़ कहां से आ जाता है? ये देखिए, पैसा तो उनके पास है, पैसा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पैसा तो है उनके पास, लेकिन इस पे खर्च करने पे उनका इच्छा शक्ति नहीं है। एक तो कारण ये है कि जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं, सारी गवर्नमेंट्स की, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है। तो जब आपके मन में ये है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, तो नेचुरली आप पब्लिक सेक्टर को जो है वो नजरअंदाज करेंगे। बिल्कुल। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है देखने की, कि ये सारे जो लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, या 20-25% हम देश की जनता ले लेते हैं जो रिच है, और जो राजनेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये लोग एक तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इनको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सरकार खर्चा उठाएगी उसका। लेकिन जो दूसरे 70% लोग हैं देश के, वो तो कहीं है नहीं ना गिनती में। तो वो उनका जो होप होती है वो सिर्फ सरकारी अस्पताल होता है। तो सरकारी अस्पताल भी जब उनको ट्रीटमेंट नहीं देता, तो फिर क्या होता है कि वो मजबूरी में भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल के पास भागते हैं तो वो जो थोड़ा मिडिल क्लास है वो गरीब हो जाता है, और जो गरीब है वो अति गरीब हो जाता है, कहीं अपने जमीन को बेचता है, कहीं घर को बेचता है, कहीं ज्वेलरी को बेचता है।
तो ये बहुत बड़ा संकट है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका विलिंगनेस नहीं है, क्योंकि ये खुद उसके शिकार नहीं है। अगर वो उसके शिकार होते तो ये नक्शा पहले से बदल जाता, लेकिन शिकार है नहीं, तो ये प्रोटेक्टेड है। थोड़ा सा अशोक जी ये बताइए कि आज की स्थिति में जहां, मतलब मैं खासकर इस कोविड की सेकंड लहर की स्थिति में देख रहा हूं, जहां पूरी आपका स्वास्थ्य जो ढांचा था वही कोलैप्स कर गया। आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। अब इस स्थिति में, चूंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? लास्टली आदेश दे सकता है, और जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो उस आदेश का मूल्य क्या रह गया? जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो तो टू सम एक्सटेंट वो लोग अपना कर ही रहे हैं। जी काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी पास करे हैं। जी। लेकिन सवाल ये है कि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ही करना होता है ना, और गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या कर लोगे इसको? सारा सिस्टम तो गवर्नमेंट में चलता है ना, और गवर्नमेंट की विलिंगनेस नहीं होगी तो क्या करोगे आप? अब दिल्ली की अब स्थिति को अगर हम देख लें तो हमारी जो सरकार है वर्तमान, जब से वो आई, कहने लगी वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास है। लंदन सर वो बना रहे थे, लंदन। हाँ, आज पता लग रहा है कि कितनी हेल्थ वर्ल्ड क्लास है। हमने लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था कोविड, और इन लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना दिए थे, जैसे लोकनायक, जीबी पंत हॉस्पिटल, तो हमने उसी वक्त उठाया था सवाल कि जो लोग ऑलरेडी एडमिटेड थे और क्रिटिकल थे, वेंटिलेटर के ऊपर थे, आईसीयू में थे, ये सरकारी अस्पतालों ने उनको फोर्सिबली निकाल दिया, ये कह के अब ये कोविड अस्पताल बन गया। मुझे याद है एक महिला थी 40 साल की, और उसको वो उस पे थी, वेंटिलेटर पे थी लोकनायक में, उसको निकाल दिया और उसको कोई अल्टरनेटिव कहीं प्लेस नहीं दिया, और वो लोग, घर के लोग उसको जो है एम्बुलेंस के ऊपर, अपनी एम्बुलेंस के ऊपर प्राइवेट लेके कई हॉस्पिटल पे गए। किसी ने उसको, जब उसको एडमिट नहीं किया तो वो रात को घर ले आए, और घर में लाके उन्होंने मेरे को फोन किया, फिर मेरे को एक वीडियो भी भेजा। वो वीडियो भी मैंने रात को चलाया सोशल मीडिया के ऊपर, और सुबह पता लगा वो लेडी की डेथ हो गई है, उसको किसी ने कोई अटेंड नहीं किया है। तो ये अकेला ये तो सैंपल है। इस तरीके से हमने देखा कि जब से कोविड का लहर शुरू हुआ, और इन्होंने कहा कोविड कोविड मतलब कोविड ही कोविड है, बाकी नॉन कोविड कुछ नहीं रहा, तो सैकड़ों लोग जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनकी डेथ हो गई। तो मतलब सरकार का क्या प्लानिंग है, क्या समझ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई कंसर्न नहीं है, कोई समझ नहीं है। हिट एंड रन का गेम आम जनता के साथ ये सारे खेल रहे हैं, और उसका ये रिजल्ट हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है अशोक जी, अब मुझे ये बताइए, मैं अंतिम दौर की तरफ चल रहा हूं, जवाबदेही तय करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म है इस स्वास्थ्य विभाग, जहां तक स्वास्थ्य सर्विसेज का सवाल है? देखिए, सरकार की अल्टीमेट जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। वो तो सर 5 साल के बाद है, वो तो 5 साल के बाद चुनाव होगा, 5 साल के बाद आप वोट डालोगे। लोग मर आज रहे हैं, कहीं इलेक्शन 22 में है, कहीं इलेक्शन 24 में है, तो सरकार की तो जिम्मेदारी, जवाबदेही तो इलेक्शन के समय जब पब्लिक वोट डालेगी तब साबित होगी। ये ब्यूरोक्रेसी, खासकर ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जिन्हें हेल्थ फैसिलिटीज को बनाना था? नहीं, देखिए, हमने देखा है ब्यूरोक्रेसी भी बहुत इफेक्टिवली काम करती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप काम करती है। yes. और जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही काम नहीं करेगी तो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो इसका जिम्मेदार माने, क्योंकि जब आपका अपना सरकारी पॉलिसी यही है कि हमने पब्लिक सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना ही नहीं है। आज आप देखिए ना कि कितना 1-2% जो है जीडीपी का खर्च होता है सारा का सारा, इससे क्या होगा? क्योंकि कोई कंसर्न नहीं है ना। जैसे हमारे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो चलाते हैं वो अपने बच्चों को तो भेजते नहीं है। yes. उनके तो प्राइवेट स्कूल में, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो लोग हैं, इनका कोई भी इंटरेस्ट जो है गरीब लोगों में नहीं है, और मीडिया का भी ये है कि गरीब लोग की कोई खबर नहीं होती है। तो मतलब पूरा सोसाइटी ही इस तरीके का है कि अमीर को तो छींक आ जाए तो खबर बन जाती है, गरीब आदमी मर जाए तो उसका पता भी नहीं लगता कहाँ गया।
तो इस तरीके का सोच भी जो है वो मुझे लगता है सारे ही जिम्मेदार हैं, समाज भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति समाज में मुझे लगता है जिम्मेदार है। ठीक है, अब मुझे जरा अंतिम अशोक जी मुझे बता दीजिए, इस कोविड की सेकेंड लहर और स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल चरमरा गए उस वातावरण को देखते हुए क्या बड़े सबक लिए जाने चाहिए थे और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं लास्ट? देखिए, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये पॉलिटिक्स बाजी ना करें। बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स हो रही है इस देश के अंदर, और ईमानदारी से स्ट्रेट फॉरवर्ड आके एकजुट होकर जो है वो लोगों की इस टाइम जो है लोगों को बहुत वेदना हो रही है, उनको कम करने की कोशिश करें, और जो भी हेल्प कर सकते हैं चाहे वो सिलेंडर है, बेड्स हैं, और झूठी पब्लिसिटी ना करें। हाँ, आज भी यहाँ बेड बना दिए, सुपर स्पेशलिटी बना दिया, हजारों बेड की व्यवस्था कर दी, प्लाज्मा बैंक बना दिया। अभी भी जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो मेडिकल स्ट्रेंथ है वो 50% से भी लेस है। इन्होंने कोई भर्ती नहीं करे। हाई कोर्ट ने 2018 में इनको ऑर्डर किया था कि आप कम से कम 10% जो है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड्स जो है वो आप करिए, वो आज तक इन्होंने नहीं करे। तो मतलब ये हालात जो है ना ये बहुत ही गड़बड़ है। तो अब मतलब इनको सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी आज के हिंदू में फ्रंट पेज न्यूज है कि जो दिल्ली सरकार का जो वेबसाइट है वही गलत खबरें दे रहा, गलत बातें बता रहा है कि कहाँ पर बेड है, कहाँ पे नहीं है बेड, बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत मतलब संवेदना का समय है, संवेदनशील होना चाहिए सरकारों को कोई भी अपनी स्टेटमेंट देने से, कोई भी फैसला लेने में। और दूसरा ये कि लॉन्ग रन के लिए मुझे लगता है कि एक तो राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम सचमुच पब्लिक सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो कम से कम 10% ऑफ जीडीपी जो है ना हमें हेल्थ में खर्च करना पड़ेगा। और हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए, पेंडेमिक ने हमें ये समझाया है कि आप प्राइवेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। देश जो है प्राइवेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो एजुकेशन का मामला है, चाहे हेल्थ का मामला है। इसलिए आपको अपना हेल्थ सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से जनता को जो है ना आप प्राइवेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड मत करिए। और आप देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मजबूरी में लोग प्राइवेट सिस्टम में जाते हैं और वहां पर जो है वो उनकी जो है ना गरीबी से अति गरीब, मिडिल क्लास से गरीब, तो ये जो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है गरीबों की देश की, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान जो है ना ये सिस्टम का है। निश्चित रूप से। और जैसा कि अशोक जी कह भी रहे थे कि जहां तक जवाबदेही का सवाल है, सरकारें तो निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, लेकिन उनका समस्या ये है कि हर 5 साल के बाद उसका निर्णय होगा। तो आज अगर निपटना है तो उसके लिए पहले से दबाव, और मीडिया का एक बड़ा रोल है, जैसा कि अशोक जी कह भी रहे थे, एक मीडिया का प्रेशर, मीडिया का दबाव अगर रहता, ये जो सरकार की लगातार मीडिया, खासकर टीवी चैनल मीडिया जो लगातार पीआर में लगे रहते हैं राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की, और ग्राउंड की स्थिति नहीं लोगों को बताते हैं, और उसका ही फल है कि जब सेकंड वेव आई, अभी तो अशोक जी कहा भी जा रहा है कि सुनामी आना बाकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा अभी तो ये वेव चल रही है, जब सुनामी आएगी तब आप क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से उस दिन के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं दुर्भाग्य ये है कि देश की सरकारें, विभाग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार नहीं हो पाया। दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी ये सरकारें कहीं सोचती हुई दिख नहीं रही हैं, कहीं नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।